नमस्कार मित्रों, इनक्रेडिबल संगम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ चिर परिचित रचनाकार श्री सुरेश पांडे जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को किन किन रचनाओं से नवाजा है। इस जानकारी को प्रदान करने के लिए हम सभी के बीच डॉक्टर मुकेश मिश्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर मुकेश मिश्र हिंदी प्रचारक एवं हिंदी सेवी हैं, जो हिंदी की प्रगति और प्रसार के लिए हमेशा आगे बढ़े रहते हैं, आगे कार्यरत रहते हैं। तो अब हम इनसे जानेंगे कि श्री सुरेश पांडे जी ने अपने साहित्य जगत में योगदान देकर किस प्रकार से साहित्य को और भी ज्यादा परिपूर्ण किया है। उससे पहले मैं आपके समक्ष ये बताना चाहूंगी कि श्री सुरेश पांडे जी किन किन रचनाओं को लिखते हुए साहित्य जगत में अपना पदार्पण कर चुके हैं। साहित्य जगत में उभरते हुए रचनाकार श्री सुरेश पांडे जी प्रवासी हिंदी साहित्यकारों में एक विशेष स्थान रखते हैं, जो पिछले 40 वर्षों से स्वीडन देश में रहते हुए भी अपने हिंद की माटी से जुड़े रहने के लिए अपनी लेखनी को आगे बढ़ा रहे हैं और हमेशा इस मार्ग पर तत्पर हैं। सुरेश जी तेजेंद्र शर्मा, दिव्या माथुर, पद्मेश गुप्ता जैसे साहित्यकारों की श्रेणी के रचनाकार माने जाते हैं। यादों के इंद्रधनुष, आंगन की दीवार, मुस्कुराता रूप तेरा जैसी रचनाओं से इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में जो एक अमूल्य निधि प्रदान की है, उससे उन्होंने विविध संदर्भों के माध्यम से हिंदी साहित्य के विद्वानों के बीच अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। ऐसे लेखक को हमारा बहुत बहुत नमस्कार है। अब मैं डॉक्टर मुकेश मिश्र से ये जानना चाहूंगी कि ये जो सारी साहित्य जगत में उन्होंने रचनाएं की हैं, उसका प्रेरणा स्रोत क्या है सर? देखिए, प्रेरणा तो घर से ही मिलती है और घर के बड़ों से मिलती है। सुरेश जी को भी प्रेरणा उनके घर से ही प्राप्त हुई। दिनेश चंद पांडे उनके बड़े भाई के रूप में हैं। उन्होंने उनकी रचनाओं को पहले सुना, समझा और 40 वर्षों का जो उनका प्रवास रहा है स्वीडन में, उसी को उन्होंने सजोया है। जो उनकी प्रारंभिक जीवन से लेकर अब तक के जीवन का जो संदर्भ है, वह उनकी साहित्यिक रचना संसार में साफ साफ दिखता है। प्रेरणा का जहां का प्रश्न है, तो वो एक ऐसे परिवार से रहे हैं जिनका आजादी के समय से लेकर और आजादी के बाद तक का एक लंबा रचना संसार रहा है। उनके ताऊ जी और पिताजी, जिन्हें दिल्ली में राम लक्ष्मण की जोड़ी से जाना जाता है, और उन्होंने हरिजन गांधी जी से प्रभावित होकर हरिजन फार्मेसी स्कूल की स्थापना की। और प्रोफेसर नित्यानंद पांडे उनके ताऊ जी एक बड़े वैद्य आचार्य रहे हैं, और उन्हीं से प्रेरणा पाकर उनकी राग दरबार वो कविराज के रूप में जाने जाते रहे। तो उनके यहाँ साहित्यकारों का आना जाना बराबर लगा रहा। उसी प्रेरणा से सुरेश जी को भी प्रेरणा मिली और उन्होंने साहित्य रचना संसार को पहुंचने के बाद प्रवासी जीवन संदर्भों को सजोया, और आज ये रचना संसार जिसकी परिचर्चा के लिए हम आपके इनक्रेडिबल संगम में उपस्थित हुए हैं, और उनकी प्रेरणा का स्रोत उनके ताऊ जी और उनके आने वाले जो उनके घरों में साहित्यकार थे, उन्हीं से उन्हें वो प्रेरणा मिली और वो साहित्य जगत में आज अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। ऐसा लगता है कि आप सुरेश पांडे जी को बहुत ही नजदीक से जानते हैं। बहुत अच्छी बात है किसी रचनाकार से मिलना और उसे जानना। इसके बाद हमें ये बताइए कि उनके हाल ही में प्रकाशित काव्य संग्रह मुस्कुराता हुआ रूप तेरा किस प्रकार का काव्य संग्रह है? देखिए, सुरेश जी का जो रचना संसार है वो मुख्य रूप से छायावाद से प्रभावित दिखता है। मुस्कुराता रूप तेरा में जो हाल में ही किताब महल से प्रकाशित हुआ है, उसमें 50 रचनाओं का एक संग्रह है, जिसमें सुरेश जी का एहसासी, संवेदनात्मक, प्रकृति, आकाश, सब एक छायावाद संदर्भों में जीवन के रंगों को उन्होंने रंगा है। और यह रचना संसार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल जो कविताओं का दौर चल रहा है, वह एक रूप से छायावाद की परंपरा का ही है, लेकिन छायावाद चूंकि प्रकृति का काव्य, प्रेम का काव्य, संवेदना का काव्य, एहसास का काव्य माना गया, उसी के
रूपों को लेकर एक नए संदर्भ, एक आधुनिक काव्य के संदर्भों में एक रचना अभी अभी हाल में किताब महल प्रकाशित हुई है, जिसके रचनाकार मुस्कुराता रूप तेरा के डॉक्टर श्री सुरेश पांडे जी भी हैं। मैं डॉक्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो डॉक्टर की श्रेणी में नाम लिखा चुके हैं बिल्कुल आ जाते हैं वो डॉक्टर। और चूंकि हम सभी उनकी रचनाओं से रूबरू हो रहे हैं और मुस्कुराता रूप तेरा में सभी 50 जो गीत हैं वह मुख्य रूप से छायावाद से ही प्रभावित दिखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहती हूँ कि सिर्फ पीएचडी कर लेना या डीलिट कर लेना से ही डॉक्टर की उपाधि नहीं प्राप्त होती है। व्यक्ति अगर साहित्य जगत में अपना रुझान दिखाता है और अगर किसी क्षेत्र विशेष में शोध करता है, उसमें जो है लिखता है, तो वो भी एक डॉक्टर के समान ही है। तो अगर आप यहाँ से उनको डॉक्टर की उपाधि दे रहे हैं तो सर, आप हमें सुन रहे हैं श्री सुरेश पांडे जी, आप जो है सर का धन्यवाद दीजिए और सच में आप जो है डॉक्टर की उपाधि की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप इसको स्वीकार कीजिएगा, इस उपाधि को स्वीकार कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे सर, कि ये जो मुस्कुराता रूप तेरा का पहले जो यादों के इंद्रधनुष आया था, तो प्रवासी साहित्यकारों के बीच में ये एक नया आयाम प्रस्तुत करता है। ये किस प्रकार से जो है? देखिए, सुरेश जी ने जो अपना अभी तक का जो उनका रचना संसार रहा है, उस पर एक पैनी दृश्य देखी जाए तो यादों के इंद्रधनुष एक ऐसी अनुपम गाथा है, स्मृतियों की अनुपम गाथा कही जाए तो ज्यादा सार्थक होगा, क्योंकि उन्होंने उस संग्रह में अपने प्रवासी जीवन के पूर्व और प्रवासी जीवन को जीते हुए जिन संदर्भों को व्यक्त किया है, क्योंकि प्राय साहित्य में देखा गया है कि लोग अपनी वास्तविक जीवन का जो संदर्भ है वह प्रस्तुत करते नहीं, वह कल्पनाओं के द्वारा उसे रंगते हैं, रचते हैं और पाठक के सामने मसाले के साथ प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सुरेश जी के साथ ऐसा नहीं है। आप यादों के इंद्रधनुष पढ़ेंगे तो उसकी एक एक शीर्षक, एक एक संदर्भ, एक ऐसी रचना का आस्वादन कराते हैं जिसमें आप सुरेश जी कैसे स्वीडन पहुंचे, स्वीडन में उन्हें लाने वाली कौन थी, किसके माध्यम से वह आए हैं, उन्होंने संपूर्ण विवरण उस यादों के इंद्रधनुष में प्रस्तुत किया है। और वो एक अनुपम गाथा है स्मृतियों को संयोजने का, और उन्होंने अपने जो अभी तक का जीवन काल है उसको एक संरचनात्मक रूप में विचार देते हुए उसे जो प्रतिबद्ध किया है वह बहुत ही अनुपम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यादों का इंद्रधनुष स्मृतियों की अनुपम गाथा है। मैंने विजडम टुडे में एक आलेख में इसका उल्लेख करते हुए कहा था कि सचमुच यह प्रवासी साहित्यकारों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वास्तविकता का जो संदर्भ है वह मॉडर्नेट होता जा रहा है, आधुनिक होता जा रहा है। लेकिन सुरेश जी आधुनिक होते हुए भी प्राचीन और आधुनिक दोनों के समन्वय के सेतु बिंदु हैं। इसलिए उनकी जो रचना संसार है और वो अप्रवासी और प्रवासी संदर्भों के बीच क्यों जाने जाते हैं। अभी जापान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गूंज में उनकी कई कविताओं का प्रसारण हुआ। रमा शर्मा जी उसकी संपादिका हैं और मैंने देखा है उन कविताओं में कि सुरेश जी कभी माटी से अलग नहीं होते, स्मृतियों से पृथक नहीं होते, जज्बातों को एहसास में रूपों में रखते हुए वो यादों के इंद्रधनुष को जब आप पढ़ेंगे तो जिस लेडी की उल्लेख उन्होंने किया है कि वो हंगरी होते हुए स्टॉकहोम कैसे पहुंचे, फिर कैसे वहां रहने के लिए कौन सी व्यवस्था हुई, कितने दिनों तक वो रह सकते थे, इस सब को आप पढ़ेंगे तो प्रवासी संबंधों के बीच वह एक बहुत चर्चित संग्रह है यादों के इंद्रधनुष, और उस पर लोगों ने काम भी किया है, मैंने भी काम किया है। तो इसलिए मैं उस संग्रह को मानता हूं कि स्मृतियों की अनुपम गाथा है। वो सुरेश पांडे के जीवन का मूल है 65 वर्षों का, जो उन्होंने अपनी थाती को जिया है, थाती को प्रकाशित किया है, थाती को अपने में सजोया है, थाती उनकी गोद में घूमती है और वो स्नेह के साथ अपनी कविता मुस्कुराता रूप तेरा में भी उसी संदर्भों को लेकर एक क्रमबद्ध रचना संसार को प्रतिबद्ध करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, और वो एक बड़े साहित्यकार हैं प्रवासी संदर्भों के। मुकेश जी, आपसे बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि साक्षात रूप में श्री सुरेश पांडे जी हमारे बीच में ही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ।
ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप उनके बारे में बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप उनको इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं और वो इतने जो है बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं, जो कि एक व्यक्ति होता है समान रूप से जैसे जीता है, अपने मन में जो होता है वही जो है साहित्य जगत को भी देता है। शायद सुरेश जी भी वैसे ही व्यक्ति हैं। जी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो इनकी कविताओं में जीवन के विविध जो संदर्भ हैं वो किस प्रकार से उकेरे गए? देखिए, साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन दर्पण भी साहित्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी परिभाषा है कि जनता का जनता के लिए जनता का शासन। ये समाज का सबसे पहला स्वरूप है, समाज की परिभाषा का। और जहां तक साहित्य का संदर्भ है, साहित्य तो जीवन के रंगों का वह अनुपम विधा है जिसमें व्यक्ति अपना सब कुछ कह सकता है। उसी संदर्भों को लेकर सुरेश पांडे का जो ये परिचर्चा में हम सब समित शामिल हैं, वह जीवन के बहुत से रंग देखे जा सकते हैं। आप यादों के इंद्रधनुष या आंगन की दीवार या इनके इस नए काव्य संग्रह मुस्कुराता रूप तेरा में वो सब चीजें एक क्रमबद्ध क्रिया में रची गई हैं। सुरेश जी ने प्रवासी साहित्य के संदर्भ में अपने उन संदर्भों को क्रमबद्धता के रूप में साहित्य में लाने का प्रयास किया है। इसलिए तीनों संग्रह, चाहे वो कहानी संग्रह हो, चाहे उनका संस्मरणात्मक संग्रह हो और चाहे काव्य संग्रह हो, सभी जो है एक दूसरे के परिपूर्ण रूप में दिखते हैं। कहानियों में भी देख लेंगे तो उनका वही लघु कथा, लघु संदर्भ लेते हुए बड़ी बात कहने का प्रयास करते हैं। उनकी कविताओं में भी यही है। वो अन्य कवियों से क्यों भिन्न है? वो अन्य कवियों से इसलिए भिन्न है कि उन्होंने यथार्थ को जिया है। यानी जो कविता का उनका उपदेतीय समाज है, उपदेता का जो संदर्भ है, वह मुख्य रूप से कल्पना का उतना ही प्रयोग है, जैसे आप कह सकते हैं कि किसी की नींव के लिए नींव कल्पना है और मकान यथार्थ है, तो उसी तरह का उनका कविता रचना संसार भी है। जी, तो मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलती हूँ। जैसा कि आजकल बहुत सारे विमर्श हमारे समाज में हैं, तो उसी प्रकार से प्रवासी साहित्य के बारे में भी लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। तो सुरेश जी की रचनाओं में प्रवासी साहित्य को किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं? देखिए, उनका जो प्रवास है वही उनका प्रवासी साहित्य है जी। और उसमें उनका कोई कल्पना प्रयोग नहीं है। जबकि प्रवासी साहित्य में मैंने देखा है, जो इसना मैंने पढ़ा है, उसमें आप बड़े बड़े नाम देख सकते हैं, चाहे वो दिव्या माथुर जी का हो, चाहे श्री पद्मेश गुप्त जी का हो, चाहे तेजेंद्र शर्मा जी का हो, चाहे सुषमा बेदी जी का हो, सुधा ओम डीगरा का भी हो। सभी ने साहित्य को अपने अपने विमर्शों के हिसाब से प्रवासी साहित्य को रचा है। लेकिन सुरेश जी के साहित्य में जो प्रवासी संदर्भ है, वह आप देखिए, एक छोटा सा एक उदाहरण है कि वह इतने दिनों से, पिछले 40 वर्षों से वो स्टॉकहोम स्वीडन में निवास करते हैं, लेकिन उनकी थाती में अभी भी वही छायावाद का प्रेम, वही एहसास, वही संवेदना, वही रूपक, वही अलंकार, जिसमें उन्होंने केवल कह सकते हैं कि जीवन की जिजीविषा जितनी हो सकती है, जो भोगा है वही लिखा है। इसलिए वो प्रवासी साहित्य में अन्य साहित्यकारों से पृथक। बहुत बड़ी बात कही आपने, जो भोगा है वही लिखा है। और हर रचनाकार के हृदय में ये बात होती है कि वो जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी समाज उसे देता है, वो उसको अपनी लेखनी के द्वारा समाज को ही वापस दे देता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मुकेश जी, अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। मुस्कुराता रूप तेरा काव्य संग्रह पर किस प्रकार से आप बता सकते हैं कि वो विशिष्ट है? देखिए, आजकल कविताएं विचार प्रधान हो गई हैं। आदमी साइकिल से जा रहा है और साइकिल पंचर हो गई, यह भी एक कविता है। बिल्कुल सही। केदारनाथ सिंह की कविता का मैं एक संदर्भ देखता हूं। वह लिखते हैं कि माँ ने लगाए हैं तुलसी के बिरवे, पिता ने लगाया है बतन चन्नार, मैं अपना नन्हा गुलाब कहाँ रोकूं। वाह, क्या बात है। यह
कविताकार और तीसरे शतक के बड़े कवि केदारनाथ सिंह की पंक्तियों का संदर्भ है। और सुरेश जी उस संदर्भ को कैसे जोड़ते हैं, मुस्कुराता रूप की जितनी भी कविताएं हैं सब जो है उसी संदर्भों से अभिभूत हूं। मैं ये नहीं कहता कि उनकी तुलना केदारनाथ सिंह से की जाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कुछ प्रेरणाएं उनको वहां से भी मिली होंगी। और जो मुस्कुराता रूप तेरा काव्य संग्रह है वह विशिष्ट इसलिए है क्योंकि आज के समय में छायावाद संदर्भों की कविताएं कम लिखी जा रही हैं। लोग विचार प्रधान कविताएं लिख रहे हैं, लोग रोमांटिक कविताएं लिख रहे हैं, लोग प्रेम कविताएं भी लिख रहे हैं, तो उसमें भी विचार की प्राथमिकता देखी है। लेकिन सुधीर जी की जितनी भी इस मुस्कुराता रूप तेरा काव्य संग्रह में कविताएं हैं वो सब गेयता प्रधान कविताएं हैं। आप उसको निराला की तरह भी गा सकते हैं और केदारनाथ सिंह की तरह भी गा सकते हैं। इसलिए मुस्कुराता रूप तेरा की जितनी भी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वह एक प्रमाणित कविता संग्रह के रूप में जनमानस में फैला हुआ है। और इस पर भी उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 5वें पाठ्यक्रम में एक लघु शोध प्रबंध के रूप में मुस्कुराता रूप तेरा के विविध प्रसंगों का एक मूल्यांकन विषय संध्या द्विवेदी नाम की एक बिटिया है वो कर रही है। बहुत अच्छा मुकेश जी। अब हम जैसे कि जानते ही हैं, सुरेश जी को हमने विभिन्न वेबिनारों के माध्यम से सुना है, तो छायावाद प्रधान कविता में जो इन्होंने गीति काव्य की परंपरा दिखाई है तो उसका बाहुल्य कितना है ये बताइए। देखिए, गीत काव्य आजकल कम लिखे जा रहे हैं जी, और गीति काव्य और काव्य संग्रह के बीच एक बड़ा पैरामीटर स्पष्टता के रूप में नहीं दिखता है। बहुत ही झीना अंतर। हाँ, झीना सा अंतर है। और आप कह सकते हैं कि जब भी आप उनकी कविताओं को पढ़ेंगे जी, तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप उससे जुड़ नहीं रहे हैं जी। चाहे वो सपनों में कविता हो, चाहे बादल पर कविता हो, चाहे प्रकृति पर कविता हो, चाहे प्रेम पर कविता हो। उनकी प्रेम कविताएं बहुत वेबिनारों में मैंने भी सुना है कि वह गेयता में वो कभी कभी मैं कह सकता हूं कि कैलाश गौतम की तरह वो पढ़ते हैं और झुंझुलाहट नहीं है कविता में। इसलिए उनका गीत काव्य अन्य गीत काव्यों की तुलना में ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा है सर। अब इसके बाद बताएं कि ये जो आजकल विचार प्रधान कविताएं आ गई हैं, तो सुरेश जी की कविताओं में विचार प्रधानता किस प्रकार से हमें दिखाई देती है? देखिए, मुख्यतः जो सुरेश जी की कविता का है वो विचार अपने एहसास से लेते हैं, अपनी संवेदना से लेते हैं। उन्होंने जो भोगा है, उनका जो प्रवास रहा है, चाहे वो भारत में भी वो बैंक में नौकरी करते थे। अरे वाह। और बैंक की नौकरी छोड़कर अपने दोस्तों के साथ प्रवास के संदर्भों में विदेश गए और विदेश में उनको अच्छा लगा प्रवास का जीवन। फिर वो बुल्गारिया, हंगरी होते हुए फिर वो स्वीडन पहली बार गए और फिर दोबारा फिर स्वीडन गए। और उन्होंने अभी जब आप यादों के इंद्रधनुष पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कैसे जो है वो व्यक्ति भारत से विदेश जाता है और विदेश जाने के बाद बसता है और बसने के बाद भी उसकी थाती, जो भारतीय थाती है, वो कभी पृथक नहीं हो पाती। उनकी रचनाओं में बराबर आप चाहे आंगन की दीवार, चाहे मुस्कुराता रूप तेरा, चाहे यादों के इंद्रधनुष, तीनों में उनकी थाती भारत के प्रति बहुत समर्पित रहती है। जयशंकर शुक्ल ने इसीलिए उनके रचना संदर्भ के बारे में लिखा था कि वैयक्तिक होते हुए भी शिल्प और भाषा के संदर्भों पर अगर विचार किया जाए तो जो जयशंकर शुक्ल हैं उनका यह वक्तव्य साफ साफ स्पष्ट होता है कि वह गेयता के कवि हैं, छंदों के कवि हैं और यथार्थ के भी कवि हैं। बिल्कुल सही है। और जिस प्रकार से आपने उनका जीवन बताया, इस पर तो एक जो है मूवी भी तैयार हो सकती है। बिल्कुल। जिस प्रकार से जगह जगह जाते हुए एक जगह जो है वो स्थापित हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी लेखनी से इतनी सारी रचनाएं कर डाली। इसके बाद सर हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं
कि अन्य प्रवासी साहित्यकारों से हमारे सुरेश जी किस प्रकार से भिन्न है? देखिए, प्रवासी साहित्य में प्रायः मैं देखता हूं कि लोग ऐसे संदर्भों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि जो घटित भी ना हुआ हो, कल्पना के बहाने उस घटना को बड़ा किया गया हो और उस घटना के बहाने भारतीयों को एक संदेश देने का प्रयास है। लेकिन सुरेश जी की जो रचनाएं हैं, चाहे आंगन की दीवार हो और चाहे यादों के इंद्रधनुष हो, सब में उन्होंने प्रवास को भी एक हंसते रूप में स्वीकार किया है। ये नहीं कि आप प्रवास में, आदमी कब प्रवास करता है? प्रवास तभी करता है जब आर्थिक रूप से कमजोर हो, घर के भरण पोषण की जिम्मेदारी हो। लेकिन सुरेश जी के चूंकि एक बड़े परिवार से हैं और उनका एक बड़ा बैकग्राउंड है, तो वह उसको भी एक हंसते हुए जीवन के रूप को लेकर प्रतिबद्ध रहते हैं, इसलिए वो अन्य प्रवासी साहित्यकारों से बिल्कुल भिन्न है। बहुत सही सर। उनके काव्य में भाषा और शिल्प पर थोड़ा सा जो है प्रकाश डालें। देखिए, सुरेश जी की जो भाषा है वह सहज और सरल है। शिल्प, जब वो कविता को गाते हैं, कविता को लिखते हैं, संस्मरण को वैचारिक रूप से विचारात्मक संदर्भों में रचते हैं, तो उनका जो वाक्य विन्यास है वो थोड़ा छोटा छोटा है, इसलिए पाठक ज्यादा पसंद करता है। क्योंकि वाक्य छोटे होंगे तो अर्थ आप आसानी से निकाल सकते हैं। शब्दों का विन्यास अगर सरल होगा तो आप अर्थ तक बहुत आसानी से पहुंच। इसलिए जनमानस का जो पाठक है वह उसी तरह का है जो सुरेश जी जैसा लिखते हैं उसको पढ़ने में आसानी है। इसलिए उनका भाषा और शिल्प दोनों, खड़ी बोली गद्य में तो है, लेकिन खड़ी बोली में कौन से सहज शब्द प्रयोग हो सकते हैं जो आम जन समझ सकता है, तो उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए शिल्प और भाषा दोनों की सरल और सहज है। बहुत सही है। अगर वो समझ में ही ना आए तो फिर ऐसी रचना का क्या फायदा? हम आप आज जो चर्चा कर रहे हैं सहज और सरल भाषा का वो बिल्कुल कवि है और इसीलिए हम उनको समझ रहे हैं और पाठक भी समझ रहा है। और आज की जो दिनचर्या है, कितनी ज्यादा जो है बिजी रूटीन है लोगों का, ऐसे समय में लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर थोड़ा सा भी समय देते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़कर अगर उनको अर्थ समझ में आता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने के लिए आजकल लोगों के पास समय नहीं है। जी, बहुत सही बोला सर आपने। अब ये बताइए कि उनकी कविताओं की भाषा आज की कविता की भाषा से किस प्रकार से अलग है? देखिए, कविता की भाषा जो है बराबर सभी के बराबर समान ही होती है। अब कविताकार भाषा में शब्दों का संयोजन कैसा करता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है जी। सुरेश जी के पास भाषा का जो स्वरूप है वह, चूंकि दिल्ली के रहने वाले रहे हैं, तो दिल्ली में उन्होंने हंसराज कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है और मेरठ विश्वविद्यालय से उन्होंने समाजशास्त्र विषय में एमए किया है। तो जो सामाजिक स्वरूप दिखता है वो उनका समाजशास्त्रीय अध्ययन है और जो स्नातक संदर्भ दिखता है उसमें कई विषयों का संबंध है। इसलिए जब भी आप देखेंगे कि वह रचना करते हैं तो वो केंद्र बिंदु में जिस शीर्षक का संदर्भ देते हैं वो बराबर उनके साथ चलता हुआ दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश मिश्र जी। आपसे जो हमने प्रश्न किए उससे श्री सुरेश जी के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिली और हमारे दर्शकों को भी मिली होगी, ऐसी मुझे पूरी आशा है, क्योंकि ये साहित्य जगत का ऐसा सितारा है जो और भी ज्यादा चमकेगा और सभी को प्रकाशित करेगा। सुरेश जी हमें सुन रहे होंगे और मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि सुरेश जी आप लगे रहिए और आगे बढ़िए और खूब अच्छा जो है और लिखते रहिए। हमें आपकी कविताएं पढ़ने में बड़ी रुचि आती है और पाठक जन आपको और सुनना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं और भी ज्यादा आपकी रचनाएं जो हैं साहित्य जगत में आए, ऐसी हमारी मंशा है। और मुकेश जी मैं चाहूंगी, हमने उनकी रचनाओं के बारे में, उनके काव्य संग्रह के बारे में इतनी बातचीत की है, तो क्यों ना उनकी एक प्रेम पर ही आधारित, क्योंकि प्रेम के कवि हैं और प्रेम की बहुत सारी बातें आपने बताई उनके बारे में, तो आप चाहेंगे मैं पढ़कर सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि मैं अपने दर्शकों के सामने
उनकी एक कविता रखना चाहूंगी। शायद मेरे दर्शक भी भाव विभोर हो जाएंगे इसको सुनकर। कविता का शीर्षक है प्यार से पलकें बिछाकर। हर खुशी रूठी हुई है, हर खुशी रूठी हुई है, किस खुशी को ढूंढता हूं, प्यार से पलकें बिछाकर आप ही को ढूंढता हूं। वाह सुरेश जी वाह, आपने 4 लाइनों में जो है सब कुछ कह दिया। इसके आगे है मैं किसी की याद में था, मैं किसी की याद में था, वो जमाना और था जब मैं किसी की याद में हूं, और यह जमाना और है। सच में आज के संदर्भ में और जो हमारा भविष्य है और हमारा जो पीछे पुरातन बीत गया, उस सब को आपने एक साथ समावेश कर दिया। बहुत बड़ी बात कही है। इसके आगे है मैं बहारों की गली में बेकरारी ढूंढता हूं। सच बात है, क्या है? ये प्रेमी हृदय की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रेमी चाहे वो विरह में हो चाहे वो मिलन में हो, वो हमेशा ही बेकरार ही रहता है। इसके बाद है यहां कुछ भी नहीं पर, है यहां कुछ भी नहीं पर एक धोखा चल रहा है। वाह, एक धोखा चल रहा है, हर किसी को रात दिन अब एक अपना छल रहा है। सच में आज के मानवीय संवेदनाएं कहीं ना कहीं छली जा रही हैं। सच में सुरेश जी आपने अपने मन के भावों को समाज से किस प्रकार से जोड़ा है, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद क्यों नयन की झील में एक, क्यों नयन की झील में एक चंद्रमा को ढूंढता हूं, बस ख्यालों में खुशी है, बस सवालों में खुशी है, हर तरफ छाई उदासी, 7 तालों में खुशी है। सच सुरेश जी 7 तालों में ही खुशी है, क्योंकि जीवन पर्यंत व्यक्ति खुशी खुशी खुशी, ये करूंगा तो खुशी, वो करूंगा तो खुशी आएगी, लेकिन उसको पता ही नहीं है जो पल वो जी रहा है वही सबसे ज्यादा खुशी का पल है। सच में सुरेश जी आप हमें सुन रहे हैं और आपने जो लिखा है हम तो बस इसको पढ़ रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। इसके बाद है अंतिम 4 पंक्तियां, मैं किसी की धड़कनों की मस्त सरगम ढूंढता हूं। सच में इस जीवन में अगर एक अच्छा साथी, मित्र, दोस्त कोई भी ऐसा मिल जाए जिससे ये जीवन जो है गुलजार हो जाए, व्यक्ति यही चाहता है। सुरेश जी आपकी ये कविता बहुत अच्छी लगी और हमने आपकी कुछ कविताएं पढ़ी भी हैं और सर ने सुनाई भी हैं। बहुत अच्छी रचना सर, और हम चाहेंगे कि कभी ना कभी जब आप भारत आए तो हमसे जुड़े, और हम चाहेंगे कि हम आपका साक्षात्कार क्या करेंगे, हम सिर्फ आपसे बातचीत करें और अपने दर्शकों को आपसे रूबरू करवाएं। हमारा ये प्रयास रहेगा इनक्रेडिबल संगम चैनल के माध्यम से। सुरेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर मुकेश मिश्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे चैनल की शान बढ़ाई और इतने बहुचर्चित लेखक के बारे में हम सभी को जो है ज्ञान दिया, जानकारी दी। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का, सभी मित्रों को, जिन मित्रों ने हमें इतने धैर्य से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।